हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम तैयारी करने वाले हैं आने वाले टेस्ट की, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। चलिए ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, ऑन द स्पॉट अभी मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई क्वेश्चंस रिटन में है। ठीक है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है भाई, एक पहला क्वेश्चन पेपर में आपके जो आने वाला है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में से आएगा। स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं आपको, आइसोमर्स बताने हैं, ओनली आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स हैं आपके पास। चलिए एक डायग्राम बनाता हूं और उससे आपको फाइंड आउट करना है कि आइसोमर कितने होंगे। CH3, इसके बाद में कार्बन CCl2 और फिर से CH3। ठीक है, बताइए भाई इसके अंदर एक तो ये, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर, इसमें कौन सा आइसोमर पॉसिबल है? क्या कोई बता सकता है इसके अंदर कौन सा आइसोमर पॉसिबल होगा? एक ये है, और एक आप क्लोरीन को, एक क्लोरीन की पोजीशन बदल दीजिए और फिर उसको बना लीजिए। ठीक है, CH2 यहाँ Cl लगा दिया, इसके बाद CCl हो गया और ये CH3 रहा। ये दोनों कौन से आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर। चलो मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ, बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्शन सुनिए जरा। कौन कौन से? चेन है, फंक्शनल ग्रुप है, ज्योमेट्रिकल है या पोजीशन है? सभी एग्री करते हैं? यस सर। ठीक है, अगर आप सभी एग्री कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि क्यों? क्योंकि Cl इसमें सब्स्टिट्यूएंट की सर पोजीशन चेंज हो गई है। यस सर। पोजीशन चेंज हो रही है, बिल्कुल। पोजीशन पहले 2,2 थी सर, अभी 1,2 हो गई। हैलोजन ग्रुप की सर पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है भाई, तो ये पोजीशन चेंज हो रही है, इसीलिए पोजीशन आइसोमर्स हैं। यस सर। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जरा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बताने हैं। तो पहले मेरे को ये बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला आता है किसी को? 2n वाले ना, 2n माइनस 1 और 2n बाई 2 माइनस 1, दोनों के एंड सेम है तो फिर 2n आएगा। एंड सेम है, 2n आएगा मतलब? सर मतलब जो कंपाउंड है उसके ऊपर टोटल, वाला, मेरी बात सुनिए, टोटल बताइए मुझे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्मूला बताइए क्या होता है? सर 2n माइनस 1 कल के लिए 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n। 2 की पावर n। यस, 2 की पावर n। व्हाट इज n? N is a number of कायरल कार्बन। नंबर ऑफ Yes, it is number of chiral carbon। yes sir। chiral carbon क्या होता है? हाइब्रिडाइज कार्बन जिसपे 4 अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, है ना, वो chiral carbon होता है। बिल्कुल ठीक है, तो इससे आप लोग वो कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो ना आइसोमर आसानी से। yes sir। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, कि आइसोमर्स किसके बताने हैं? साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन बोले तो ये है, 4 कार्बन की चेन है। यहां पर मान लीजिए क्लोरीन लगा है, यहां पर मान लीजिए मिथाइल लगा हुआ। ठीक है, 4 कार्बन की चेन के अंदर ये कुछ पोजीशन है, साइक्लोब्यूटेन है। बताइए इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? सर 4। 2 की पावर 2। पहले तो ये बताइए कायरल कार्बन कितने होंगे? कायरल कार्बन 2 होंगे। 2 है। 2 होंगे। कैसे? कैसे? सर एक CH3 वाला और एक Cl वाला का सर क्योंकि 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं ना इसमें। ये देखिए, भी यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन के चारों ग्रुप अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे ग्रुप अलग अलग हैं। कैसे? एक H लगा, एक Cl लगा, इस तरफ की चेन अलग है, ये कार्बन अलग है, और दूसरी तरफ ये वाला कार्बन अलग है। ठीक है, तो चारों ग्रुप अलग हो गए। सेम इसके लिए भी ये एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक इधर ग्रुप लगा हुआ है, एक ये है, एक ये है।
तो मतलब आपके पास टोटल कितने हैं, n, इसके अंदर n इक्वल टू 2। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर 2 का स्क्वायर सीधा 2 की पावर 2 दैट इज 4। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग स्पेशल। आपका बहुत समझ लीजिए बहुत सिंपल लेवल वाला टेस्ट है। और अगर इसमें भी किसी के नंबर ना आए ना तो सोच लेना, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं आप सभी मुझे अपने मार्क्स भेजने वाले हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, सभी बच्चे मुझे अपने नंबर भेज देना भाई। मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स हो गया। अब बताइए स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी। एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है? तो मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूं और उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी एल्कीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज ये आपके पास हेक्सेन है और इसके बाहर यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक और हेक्सेन है, ठीक है, और उसके अंदर यहां पर डबल बॉन्ड है, एक और हेक्सेन है। इस तरह से हेक्सेन नहीं है, ये हेक्सेन है एक्चुअल में, हेक्सेन। सभी के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है भाई, डेफिनेटली एवरीथिंग हैज मिथाइल ग्रुप, ठीक है? तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है, इसमें एक और हेक्सेन है, हेक्सेन है ये, हेक्सेन नहीं है। यहां पर मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ यहां पर डबल बॉन्ड है। बताइए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड व्हाई? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है और क्यों, ये जानना है। थर्ड वाले की, इसकी सर थर्ड वाले की उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो थर्ड वाले की है, यस सर। यानी कि इसकी मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ये सी वाले की है। सी क्यों? वाले की क्यों? सर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो गया है हाइपर कंजुगेशन में क्या देखते हैं मुझे ये बताइए जरा। सर, अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, बस ये आपको बताना है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन कहां पर है, बस उसको सर्च कर लीजिए। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन एक ये है और एक ये है और एक ये है। यस, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला एक ये है, एक ये है। यहाँ पर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन इधर भी है और इधर भी है ना? इन सब पर हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हैं, 4 होंगे इसमें, और इधर 2 इधर हैं और 2 ही इधर हैं। यस, क्लियर है सबको? यस सर। किसी को इसमें अगर दिक्कत है तो वो पूछ सकता है ध्यान से। इसके पास में तो 3 है भाई, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 7। तो सबसे ज्यादा किसके पास अल्फा हाइड्रोजन हैं? सी वाले के पास। कितने हैं? 7 अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, अगर 7 अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल यही होगा। क्यों? हाइपर कंजुगेशन की वजह से। यस, क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। तो ये मोस्ट स्टेबल होने वाला है, दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, नो वरी अबाउट दिस। हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बता दो भाई मुझे। हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी पे काफी सारा मत्था मारा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के अंदर। तो देखिए आपको ऑप्शन देता हूँ। फ्लोरीन है आपके पास, CH3 है, OH है, NH2 है, कुछ इस तरह का सिस्टम है। फ्लोरीन है, CH, फ्लोरीन नेगेटिव पहला, सेकंड CH3 नेगेटिव, थर्ड OH नेगेटिव, फोर्थ NH2 नेगेटिव। ठीक है, बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी सबसे ज्यादा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी सर फर्स्ट की सबसे कम होगी। सर CH3 नेगेटिव की सबसे ज्यादा है। CH4 ऑर्डर चाहिए, ज्यादा कम, गो टू हेल्प। सर Order 2431 सर 2431 हाँ तो क्या? सर 2431 431 2431। और कोई बच्चा? चलो 2 लगा लेते हैं, मतलब CH3 नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर 4 NH2 नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर 3 OH नेगेटिव, सर 3 उसके बाद फ्लोरीन फिर नेगेटिव। 1
ठीक है, यस सर। इसका रीजन भी बताओ फिर। आई सर माइनस सी इफेक्ट का सर ऑर्डर सी भी पे लगा दिया है नेगेटिव मैंने चार्ज इसको थोड़ा स्टेबल सा। नहीं रहेगा तो डोनेट कर देगा, और सर सर, OH माइनस और NH2 माइनस में N सर, की नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई कम है माइनस का तो वो उल्टा दे देगा इफेक्ट लगा सर, दिया है। तो NH क्लोरीन के आई बाद नेगेटिव माइनस OH सबसे का कम सॉरी। उसमें होता है CH3 में, उसके बाद NH2 में, फिर OH में, फिर F माइनस। अगर मैं इसी का बेसिसिटी ऑर्डर पूछूं तो मुझे अब इसका बेसिसिटी ऑर्डर भी चाहिए, सर इसका समथिंग रिवर्स एनहेंस। कर देंगे। जाएगा इसका सर। सेम रहेगा सर। बेसिसिटी ऑर्डर बताइए। सर सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल रहता है सर, Same जब भी रहेगा। हम अलोंग द पीरियड जाते हैं। सर F माइनस आगे आएगा। यस सर, F नेगेटिव आगे आएगा। यस क्लोरीन आगे आ जाएगा। यस सबसे ज्यादा F नेगेटिव। एफ नेगेटिव सबसे ज्यादा, रीजन HF को दूर नहीं जाने देना चाहता, H को अपने पास पकड़ के सर रखना ये चाहता है अगर हाइड्रोजन पे रहे जाके तो। अटैक कर लेगा। बेसिसिटी होता क्या है पहले ये बताओ मुझे। सर सर वो प्लस सर हाइड्रोजन एटम को कौन जल्दी सर इलेक्ट्रॉन देता हाइड्रोजन है? को अपने पास रखने की मतलब टेंडेंसी, सर दूर हाइड्रोजन ना पे जाने की जाके तो अपनी टेंडेंसी। तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, H पॉजिटिव आयन ओनली, ठीक है। H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम बेसिसिटी बोलते हैं। तो बेसिसिटी ऑर्डर के अंदर H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट सबसे ज्यादा कौन करना चाहेगा? क्लोरीन करना चाहेगा या CH3 नेगेटिव? सर CH3 नेगेटिव आगे आएगा ना, ज्यादा अच्छा बेस है। ये ज्यादा अच्छा बेस है भाई, CH3 नेगेटिव हाइड्रोजन को भी पकड़ेगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहता है। देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, ये याद रख लेना, ठीक है। और बेसिसिटी का मतलब H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करना मतलब फ्लोरीन नेगेटिव आसानी से H को अपने पास बिठाना चाहेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज वो अटेन नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी को लोन पेयर देना भी नहीं चाहता। प्रॉब्लम उसकी है कि वो लोन पेयर नहीं देना चाहता। इस वजह से फ्लोरीन नेगेटिव जो है वो H को लेना तो चाहता, अपने पास बैठा के रखता है, बट उसे लोन पेयर देगा नहीं और H को चाहिए भी नहीं। इन CH3 नेगेटिव लोन पेयर डोनेट कर सकता है, H को सिर्फ अपने साथ नहीं बिठाएगा बल्कि कहेगा ले तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले और फिर मेरे साथ बैठ जा पक्के वाला। तो डेफिनेटली ये बेस अच्छा है क्योंकि H पॉजिटिव आयन को छोड़ेगा नहीं। बेस कौन सा अच्छा होता है? जो H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। यहाँ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी CH3 की है और उसके अलावा उसको लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी भी CH3 की सबसे ज्यादा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के हिसाब से और बेसिसिटी के हिसाब से दोनों का ऑर्डर तो यही होना चाहिए। यस ये बात समझ में आई? सर सेम रहेगा। ये वाला ऑर्डर तो सही है। सर हाँ बेटा बोलो, कुछ नहीं सर, भूल गया। बताइए किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ भाई प्रणव, यस सर। भूल गए? दीपक बोल रहा भूल गए। कोई बताएगा मुझे कि भी हमने क्या पढ़ा था? सर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पीरियड के अक्रॉस सेम रहेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ये होता है कि किसी भी डोनेट एटम करने को की अपने टेंडेंसी होती है। कोई किसी बात भी नहीं। एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, और बेसिसिटी हम होती है जब वो हाइड्रोजन। देखिए आपका क्वेश्चन जो मेरी बात सुनो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन था वो तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के अलावा जो यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेसिसिटी का ऑर्डर सबसे अच्छा बेस कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है भाई? इन दोनों का ऑर्डर मैं फिर से आपको याद करवा रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर फ्लोरीन का सबसे कम होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लिख लो इसको नोटबुक के ऊपर, फिर से बोल रहा हूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। यस क्लियर है ये बात? ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो कुछ ऐसा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है? जस्ट रिवर्स होता है बेसिसिटी। आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना कि मैंने यहाँ पर बेसिसिटी को सबसे ज्यादा कर दिया तो मतलब फ्लोरीन ही सबसे अच्छा बेस है। हम सिर्फ इनका कंपैरिजन कर रहे हैं ना, सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन में तो क्या होगा, फ्लोरीन सबसे अच्छा बेस होगा, नो डाउट टू इट।
यस, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लेकिन अगर किसी अदर से, अब देखिए क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है कि किसी अदर से हमें कंपेयर करना पड़ता है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? अब जरा ये भी बता दो, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? एसिडिक स्ट्रेंथ आयरन। इनके साथ H लगेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, इन सभी के साथ H लगाना है आपको, सभी के साथ H लगाओ और फिर बताओ कौन सा एसिड सबसे ज्यादा है। Sir, HI सबसे strong HI है। सबसे ज्यादा strong मान है। लीजिए H लगा दिया मैंने, फिर H दिया, HCl लगा दिया, फिर HBr लगा दिया और फिर HI लगा दिया। सबसे ज्यादा सर H HI है, HI, HBr, HCl और HF। यस सर। यस, Yes, sir. ये बात Yes, sir. कंफर्म है ना? Yes, sir. yes, अब sir. बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, पोलर लिख लेना इसको, एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। यस, बताइए जरा क्या होगा? Sir, फ्लोरीन सबसे ज्यादा आएगा इसमें। ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये बेसिसिटी वाला ऑर्डर ही सेम टू सेम हो जाएगा, यानी फ्लोरीन नेगेटिव जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, ये कंफ्यूजन्स हैं बहुत सारी, इनको एक साथ अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्लियर है बेटा ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेस सबसे अच्छा कौन सा होता है? फ्लोरीन ही, वो हम लिख चुके हैं पहले ही, है ना? लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। दैट्स इट। तो देखिए भाई, हमने इन सबको आपस में कंपेयर कर लिया, लेकिन क्या हमने CH3 नेगेटिव को कंपेयर किया फ्लोरीन के साथ? No, sir. CH3 नेगेटिव, NH2, OH और फ्लोरीन, इनके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं, ये वो वाला अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, Yes, sir. अक्रॉस द पीरियड, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? सर डिक्रीज हो गई। Decrease होती है। तो अगर हम बात करते हैं CH3 नेगेटिव की, फिर उसके बाद में किसकी है भाई? कार्बन के बाद नाइट्रोजन, NH2 नेगेटिव, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन, फिर इसके बाद में फ्लोरीन नेगेटिव। यस, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ये ऑर्डर्स याद रखिए। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा था उसने, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर तो ठीक है। अब बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी ऑर्डर, तो क्या हमने यहाँ पर बेसिसिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था? बेसिसिटी बस ये पूछा था कि बेसिसिटी जो H पोजिशन को अट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली करे, ठीक है, वो अच्छा बेस होता है। तो भाई फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्गली करता है। आयोडीन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, क्या होता है? बेसिसिटी डिक्रीज होती है, H पोजिशन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। मतलब अगर साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी ऑर्डर बढ़ता है एक हिसाब से, मतलब वो एसिड अच्छा बन जाता है, वो नेगेटिव आयन उसको छोड़ के रखता है। तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा ऑर्डर बना सकते हैं कि साइज इंक्रीज डिक्रीज का? कार्बन है, यस सर। कार्बन को तो लोन पे डोनेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके अंदर साइज किसका बढ़िया है? बड़ा। Sir, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का भी साइज तो बड़ा है, सबसे बड़ा तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन ना का बड़ा सर। है। तो ऑक्सीजन जिसका साइज अगर हम कहें कि बड़ा है, उसका बेसिसिटी ऑर्डर का क्या होगा? कम हो जाएगा। हाँ, yes, sir. तो इसका मतलब हम क्या निकालें? फ्लोरीन को पहले, सॉरी कार्बन को सर पहले। फ्लोरीन पहले। Sir, अरे रुकिए, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है ना? sir. Sir, left to right side decrease होता है। डिक्रीज सर, होता है। left तो to right बड़ा तो साइज increase जिसका होगा ना होगा वो, हाँ सर लेफ्ट टू राइट तो ऐसा डिक्रीज होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर तो सही लिख दिया हमने। अब प्रॉब्लम आ रही है बेसिसिटी के अंदर। बेसिसिटी Sir, में इसमें साइज, conjugate acid वाले से नहीं कर सकते? इसका conjugate acid weak होगा और ज्यादा अच्छा बेस होगा। हाँ, लेकिन वो कंजुगेट एसिड निकालोगे कैसे? कंजुगेट एसिड के लिए भी तो हमें ऑर्डर चाहिए ना, और वो ऑर्डर कहाँ से निकलता है?
ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली तो होता है कि ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, कुछ ऐसा ऑर्डर होता है ना। CH4 का सर CH4 में देख लेते हैं, CH4 में कंजुगेट एसिड क्या निकलेगा। CH4 जो बनेगा, ठीक है, ये मान लीजिए इसमें से, अब CH4 में से एसिड तो निकलता नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 नेगेटिव है प्लस मान लीजिए वाटर है, ठीक है, ये क्या बनेगा, फॉरवर्ड जाती है रिएक्शन, CH4 बन जाता है प्लस H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाता है, HOH सॉरी, सर ठीक है। तो ये अगर एसिड है तो ये क्या होगा, एसिड का H पॉजिटिव आयन कंजुगेट एसिड, ठीक है। तो एसिड स्ट्रोंगर होता है डेफिनेटली, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कंजुगेट एसिड वीक होगा, तो ये एसिड वीक है, ठीक है। फिर ये बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कंजुगेट बेस जो है, ये कंजुगेट बेस है, ये वीक होगा, डेफिनेटली CH3 इज स्ट्रॉन्गर देन OH। बेसिसिटी तो ये सही है, मतलब CH3 तो OH से स्ट्रॉन्गर है, ये बात हमें यहां से पता लग गई। यस, क्लियर है सबको। यस सर। अब दूसरा NH2 के लिए देखें तो NH2 नेगेटिव, अब इसके अंदर अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करवा दूं तो यहां पर क्या बनेगा, NH3 बनेगा प्लस OH नेगेटिव बनेगा, यस सर। है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये है एसिड, ये कंजुगेट एसिड है, तो बताइए वाटर ज्यादा एसिडिक होता है या NH3 ज्यादा एसिडिक होता है। NH3 सर वाटर ज्यादा एसिडिक तो बेसिक होता है बेटा NH3, तो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर होगा। तो इसका कंजुगेट एसिड डेफिनेटली वीकर होगा, तो ये रिएक्शन इसी तरफ जाएगी, बिल्कुल कंफर्म है। यस, क्लियर है सबको। तो इसका मतलब ये है बेस और ये कंजुगेट बेस है। भाई कैसे पता लगता है बेस और कंजुगेट है, सबको पता है ना, एसिड का H पॉजिटिव आयन जिसके पास जाता है वो कंजुगेट एसिड होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यानी ये बेस, इसका मतलब ये बेस इस बेस से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो NH2 भी स्ट्रॉन्गर हो गया OH से, तो OH तो फिर इसके बाद ही आएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है। यस F तो अभी पता ही नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, कैसे होगा इन दोनों का कंपैरिजन। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं ले रहा हूं CH3 नेगेटिव को, क्या बेटा, CH3 और नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, नहीं, प्लस अगर मैं NH3 ले रहा हूं अमोनिया, क्या होगा, मान लीजिए CH4 प्लस NH2 बनेगा नेगेटिव। यस, ये बात समझ में आई। यस सर। अब इसमें मुझे जानना है, ये तो बेस था, ठीक है, और एसिड ये है, एसिड का H पॉजिटिव आयन इसके पास गया, ये कंजुगेट बेस हो गया, डेफिनेटली बेस से कंजुगेट बेस वीकर है ना। तो एसिड ये है और ये कंजुगेट एसिड है, यानी कि ये वीकर होना चाहिए, H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी वीकर है, ये सही है इक्वेशन, कोई बात नहीं। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं इसी की। मैं यहां पर NH2 नेगेटिव ले रहा हूं प्लस CH4 ले रहा हूं, CH4 ध्यान दे लेना, क्या होगा, NH3 अमोनिया प्लस CH3 नेगेटिव बन सकता है क्या, बताओ। नहीं सर, मीथेन तो हाइड्रोजन छोड़ेगा ही नहीं। वो तो नहीं छोड़ने वाला, वेरी वीक एसिड होता है वो, तो वीकेस्ट एसिड कह सकते हो। यस यस सर। ये बात फोर्थ वाली इक्वेशन मतलब गलत है, ये बात कंफर्म होगी कि नहीं। मैंने थर्ड लिखी कि इसको, इस भाई साहब को H दिलवाया अमोनिया से, इसने ले लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये भी तो ले सकता है ना CH4 से, तो मैंने इसको दिलवाया। अब हमें पता है मीथेन गैस NH2 नेगेटिव को H नहीं देने वाला, किसी कीमत पे भी नहीं देने वाला, तो ये तो रिएक्शन गलत है। तो इसमें अगर मैं इसको बेस मानता हूं, इसको मैं एसिड मानता हूं, तो ये कंजुगेट बेस बन जाएगा। इज दिस H पॉजिटिव आयन, एसिड का H पॉजिटिव आयन जिसके पास जाता है वो कंजुगेट एसिड होगा और ये कंजुगेट बेस बनेगा। कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता NH2 से, इसका मतलब NH2 से तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर ये CH3 नेगेटिव है ना, स्ट्रॉन्गर। यस सर। तो मैंने ये ऑर्डर भी सही लिखा, बेसिसिटी वाला। क्लियर है सबको। यस सर। और NH4OH वाला ये भी हम कंपेयर कर चुके हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर अब कोई रहेगा आसान क्लोरीन मेथड नहीं का। होगा अगर कोई क्वेश्चन आएगा। क्लोरीन और OH नेगेटिव। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि ये वाला मेथड करते करते तो एक क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाएगा, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम जल्दी। मेरी बात सुनिए,
ये आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना होता है, याद करना होता है, फिर उस हिसाब से ऑर्डर। कहीं फंस गए तो आप पूछ सकते हैं, समझ गए? मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया जाता है, तो क्या पेपर में बैठ के पहले डेरिवेशन करोगे, फिर फॉर्मूला बना के फिर उसको अप्लाई करोगे? क्या ऐसा होता है? नो सर, फॉर्मूला तो याद है, जैसे ऐसा कुछ हो तो ये रीजनिंग, देखिए मेरी बात सुनिए बेटा, जब हम फंस जाते हैं ना कहीं पे, तो रीजनिंग कीजिए, ठीक है? अगर कोई स्पेशल ऑर्डर है तो रीजनिंग भी काम नहीं आती, रट्टा मारना पड़ता है। ऑर्गेनिक में कुछ चीजें सीधी याद की जाती हैं, कुछ चीजों की रीजनिंग हो जाती है, मतलब कुल मिला के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, आपको खुद याद होगा। मैंने पीछे वाले सारे ऑर्डर आपको लिखवाए अभी भी, वो किस लिए लिखवाए कि आप एक बार कंपेयर कर सकें कि सच क्या है। उसके बाद उस बेस पर फिर हम बाकी के कंपैरिजन जब करने लगते हैं, तो आपको थोड़ा सोचना और समझना तो पड़ेगा ही। समझ रहे हो? है ना? अब जरा फ्लोरीन और OH का देख लेते हैं एक बार। हाँ बेटा दीपक, कुछ पूछ रहे हो? सर हमें इसमें इतना सब कुछ करने की जरूरत थोड़ी है सर। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का हमने ऑर्डर लिखा है, और सर ये जो हो रहा है सर, पीरियड के अलोंग चेंज हो रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि पीरियड के अलोंग जब भी जो चेंज होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सर सेम रहता है। हमने हेलोएल्कीन हेलोएरिन में पढ़ा था सर। बिल्कुल, ये ये सर सही है। मैम ने ऐसे ही बोला था। हाँ मानता हूँ आपकी बात, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस पढ़ा था आप लोगों ने अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो कई बार अगर वो डिफरेंस के चक्कर में, कई बार वो उल्टा हो जाता है ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का, तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो अगर हम उसकी रीजनिंग करना चाहें तो हम यहाँ पर जस्ट रीजनिंग कर रहे हैं, वरना एक लाइन में भी आंसर बताया जा सकता है, नो डाउट इट। हाँ मनीषा बेटा, आप कुछ पूछ रहे हो? ओके सर। और ऐसे नहीं कर सकते, बेसिसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट का, जो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है उसी के हिसाब से कर सकते सर। अगर वो अप्लाई हो रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलो भाई अब लास्ट जल्दी से इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन नेगेटिव आएगा, बात खत्म। यानी इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, और ये चीज आप क्वेश्चंस लगाते हैं तब आपको समझ में आती है। तो 3 रूल्स थे सीधे सीधे, वो मैंने बताए। यहाँ पर ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, इनको ध्यान रखना। ठीक है, और ये हम कर भी चुके हैं, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? फ्री रेडिकल, ठीक है, कुछ पेयर्स मैं आपको बता रहा हूं और आपको बताना फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। मान लीजिए कार्बन का एक फ्री रेडिकल आपके पास में, ठीक है, कार्बन का फ्री रेडिकल है और उसके साथ PH3 लगे हुए हैं, और दूसरा कार्बन का फ्री रेडिकल है, उसके साथ CH3 लगे हुए हैं, और कार्बन का फ्री रेडिकल है। दोनों में से कौन सा ज्यादा? सर CH3 कार्बन का CH3 जो सेकंड वाला कंपाउंड है। हाँ सेकंड वाला। सेकंड वाला यस फर्स्ट वाला नहीं होगा, उसमें रेजोनेंस होगा तो 3 फिनाइल सर। बट फ्री रेडिकल में तो हम ना ही सर बैक बॉन्डिंग देखते हैं, ना ही रेजोनेंस देखते हैं, ना सीधा हाइपरकंजुगेशन से स्टार्ट करते हैं। बोले तो उसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल हो रहा है ना, और उसमें रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, रेजोनेंस ज्यादा पावर नहीं होता है। अरे फ्री भाई, रेडिकल में तो फ्री रेडिकल में भाई देखते ही नहीं है रेजोनेंस। फ्री रेडिकल में रेजोनेंस नहीं होगा ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स sir. कैसे डोनेट करेगा? रेजोनेंस वैसे होता है, हाँ होता है, रेजोनेंस तो होता है भाई। फ्री रेडिकल में रेजोनेंस होता है भाई, बिल्कुल होता है। सर ये रेजोनेंस की वजह से ही तो स्टेबल होगा फर्स्ट वाला। सर पर मैम ने कहा था कि मतलब फ्री रेडिकल में बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस नहीं देखना है। फ्री रेडिकल में बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस नहीं देखना है। देखो मैं बता देता हूं, चलो इन दोनों में से अगर आपको चूज करना पड़ता है तो कैसे चूज करेंगे? ठीक है, ये बेंजीन है भाई, ठीक है, सेम एज इट इज, 2 बेंजीन्स और लगी हुई है इसके साथ में। अब बेंजीन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है फ्री रेडिकल। यस सर। ठीक है, देखो फ्री रेडिकल का इफेक्ट होगा, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। और CH3 में क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोनों, अब दोनों के हिसाब से बताइए, एक में सिर्फ एक इफेक्ट लग रहा है, दूसरे के अंदर 2 इफेक्ट लग रहे हैं, तो कौन सा सही होना चाहिए? दूसरा वाला सर। यस, क्योंकि ऑब्वियस है बेंजीन वाले में 2 इफेक्ट लगते हैं। कौन से 2 इफेक्ट हैं? रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है,
और उसमें 3 फिनाइल रिंग्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और दूसरे वाले में जो 3 डिग्री कार्बन है उसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लग रही है। ठीक है, रेजोनेंस 3 बार घूम रहा है पहले वाले केस में, इसके अंदर 3 बार रेजोनेंस, पहले ये रिंग रेजोनेंस डोनेट करेगी, फिर ये रिंग रेजोनेंस डोनेट करेगी, फिर ये रिंग रेजोनेंस, यानी कि 3 रेजोनेंस का इफेक्ट है। और यहां पर हम कहें 3 CH3 इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तीनों हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कर रहे हैं। बताइए रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में किसको ज्यादा इसको सर रेजोनेंस रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है। रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को अगर ज्यादा वैल्यू देते हैं तो फिर ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यस सर। ठीक है, देखिए एक और चीज बताता हूं, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ने ये बताया था हाइपर कंजुगेशन नहीं देखना, रेजोनेंस नहीं देखना है फ्री रेडिकल के केस में, या ये देखना वो देखना, वो चीजें एज ए ट्रिक यूज होती हैं। ठीक है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली चलेंगे, कुछ केसेस में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, और आपके पास थ्योरी होनी ही चाहिए। समझ गए बेटा? यानी किसी रूल पर चिपकिए मत, रूल गलत नहीं होगा या ट्रिक गलत नहीं होती है, लेकिन उस ट्रिक से सारी चीजें सॉल्व नहीं होती है, डिपेंड करता है सामने कौन बैठा है। तो ट्रिक का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार ट्रिक फेल हो जाती है, तो समझदारी से काम लीजिए हमेशा। ठीक है, टीचर पता नहीं किस फ्लो में कौन सी बात बोलता है, आप उसमें से आधी अधूरी बात शायद पकड़ लेते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम परसेप्शन बना लेते हैं और उसकी वजह से वो बात फिर किसी पर्टिकुलर रूल पे गलत प्रूव हो जाती है, तो हमें लगता है कि टीचर ने गलत पढ़ा दिया। टीचर ने जिस फ्लो में जब जैसे पढ़ाया था वो कुछ और चीज चल रही होगी और आपने उसको किसी अलग तरीके से पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो रूल्स गलत नहीं है, अगर आपका रूल एप्लीकेबल हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, आप बिहाइंड द सीन थ्योरी को समझिए, उसे अप्लाई कीजिए। समझ में आ गया? यस सर। यस, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं पता क्या करता हूं, मैं अब आपको अपना स्टाइल बताता हूं सीधा। बहुत से टीचर्स हैं सीधी ट्रिक बता देते हैं, ऐसे करके ऐसे कर लेना। मैं एक ही बात बोलता हूं, ट्रिक जानने के बाद कितनी ट्रिक याद करोगे? ट्रिक खुद डेवलप हो जाती है। कैसे? जब आप प्रैक्टिस करते हैं अपने आप आपको ट्रिक पता लग जाती है, कैसे काउंट करना फटाफट। और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ट्रिक याद होने के बावजूद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते ट्रिक बन जाती है, याद हो जाती है, तो प्रैक्टिस तो करनी ही है हर कीमत पर। तो ट्रिक्स की बजाय ट्रिक्स याद रखिए, साइड में रखिए, लिखिए, लेकिन अगर आपने उनको प्रैक्टिस नहीं किया तो सारी ट्रिक एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, सही ट्रिक को गलत जगह पर लगा बैठोगे और आंसर आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो उसकी बजाय जनरलाइज कीजिए पहले और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको ट्रिक याद हो जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा इसमें शॉर्टकट क्या मारना है। यस बेटा? सर एक छोटा सा डाउट है, वो क्लियर कर हाँ जी। दीजिए। इसी क्वेश्चन के बारे में सर, आपने बताया था ये जो बेंजीन रिंग होती है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होती है, और फ्री रेडिकल को ज्यादा चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, हाँ बोलो सर। फ्री रेडिकल को जो फ्री रेडिकल जो होता है, फ्री रेडिकल वाला कार्बन, उसको तो चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर उस वाली तरीके से देखा जाए फिर तो मतलब जो PH3C मैं समझ गया आपकी बात, रेडिकल वाला है। देखिए मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। देखिए दोनों तरीके से, दोनों तरीके बेंजीन अपनाती है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करती है। जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, सामने कोई एक्सेप्टिंग वाला बैठा है तो उसको डोनेट भी करेगी और उसको सेट कर देगी डोनेट करके। ठीक है, और जब कोई सामने डोनेट करने वाला बैठा बेंजीन को, तो बेंजीन ले भी लेगी उससे इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन लेकर ज्यादा खुश है एज कम्पेयर टू डोनेट करके, यानी कि उसके एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डोनेटिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेंजीन की डोनेटिंग टेंडेंसी होती नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर हम इस बात को ले भी लें, जैसा यशवीर बोल रहा है, ध्यान से सोचना इस बात को, अगर हम इस बात को ले भी लें कि भाई ये तो डोनेटिंग भी एक्सेप्टिंग भी है, क्या करें, और एक्सेप्टिंग इसकी ज्यादा होती है, डोनेटिंग कम होती है, तो यहाँ डोनेटिंग कम है और CH3 में हाइपर कंजुगेशन की डोनेटिंग ज्यादा है, आपको ऐसा फील हो, है ना। हाइपर कंजुगेशन कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके ही बैठा है, उसमें भी तो जोर लगेगा ना, कार्बन का फ्री रेडिकल अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपना बॉन्ड इतना आसानी से नहीं तोड़ेगा। समझ रहे हो? बेंजीन के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे हैं, और वो घूमते घूमते अगर मैंने उनको यूं खींच लिया, रस्सी डाल के ऐसे करके खींच लिया, या चुंबक की तरह, जैसे लोहा होता है ना, लोहे का पाउडर है आपके पास और वो किसी मैग्नेट के चारों तरफ घूम रहा है, सोचिए दिमाग लगाकर, कागज रखा ऊपर, लोहे का पाउडर रखा, नीचे मैग्नेट रखी, और कागज से आप उसको ऐसे से गोल गोल घुमा रहे हो मैग्नेट को, तो ऊपर पाउडर घूम रहा है। क्लियर है सबको ये बात? अब दूसरी एक मैग्नेट आती है, दूसरी मैग्नेट उसके पाउडर के ऊपर वाली साइड, तो बताइए पाउडर को अट्रैक्ट करेगी कि नहीं वो मैग्नेट? वो भी करेगी। कुछ पाउडर
पाउडर को अब इलेक्ट्रॉन समझिएगा जो घूम रहे थे, कुछ पाउडर दूसरी मैग्नेट की तरफ भी जाएगा, हालांकि नीचे वाली मैग्नेट के साथ भी चिपका रहेगा, लेकिन कुछ कुछ उसी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएगा। यही होता है हाइपर कंजुगेशन में, यही होता है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में गोल गोल घूम रहे हैं, दूसरा मैग्नेट आ गया, मतलब कार्बन अब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे थे उनको अपनी तरफ यूं जोर लगा के खींचेगा। अगर वो सिर्फ खींच रहा है, ले नहीं रहा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर उसने ले लिया कुछ देर के लिए, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, इसको बोल देंगे हाइपर कंजुगेशन। यस, क्लियर है? यस सर। और या रेजोनेंस बोल सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस। रेजोनेंस कब तब होगा जब वो डबल बॉन्ड में रोटेट कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन तब होगा जब हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, रेजोनेंस डबल बॉन्ड होता है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। तो ऐसे करके चीजें वर्क करती हैं। तो ओवरऑल क्या, अब बात आती है ओवरऑल क्या देखें, क्वेश्चन तो वहीं अटक गया भाई, ये देगा कि नहीं। उसका आंसर है कुल मिला के एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंट में कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं है। जो स्टेबल है या फ्री रेडिकल जो भी है, जो भी स्टेबल है एक्सपेरिमेंटल लेवल पर, उसके बाद में रीजनिंग कर दी जाती है कि बेंजीन रिंग यहाँ ज्यादा इफेक्टिव है, वहां हाइपर कंजुगेशन कम इफेक्टिव है, वो बाद में रीजनिंग की जाती है। समझ में आ गया? यस सर। सर एक यानी Yes, sir. एक्सपेरिमेंटली आपको लास्ट में आंसर तो पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल हो क्या रहा है। ऑर्गेनिक के बारे में सीधी एक चीज है कि अगर आपको आंसर पता है ना, तो मैकेनिज्म आप खुद ही बना लोगे टेढ़ा मेढ़ा करके, अगर आंसर पता है तो। समझ गए? तो ये एक अजीब सी बात होती है ऑर्गेनिक के अंदर। हालांकि मैकेनिज्म भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, उसमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो हमें मिल जाते हैं, उनका कोई एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह, XDRD वगैरह कुछ करते हैं, तो उनसे हमें पता लग जाता है कि ये वाला इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें, तो ये वाला इंटरमीडिएट तो बनाना ही पड़ेगा आपको। अब वो इंटरमीडिएट पक्के तौर पर आपको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन घुमा के उसको बनाइए, फिर दूसरे वाले को बनाइए। तो एक नेमिंग रिएक्शन है, मुझे नाम याद नहीं है, मेरे सामने आएगी कभी मैं आपको करवाऊंगा। उसके अंदर आप सोच भी नहीं सकते वो चीज बनती है बीच में, शुरू से लास्ट तक आप अपनी मर्जी से बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना दोगे, लेकिन बीच में एक चीज बनती है जो इंटरमीडिएट होती है, और वो बनती है, हमने उसको चेक किया कि ये बन रही है, और वहां पर जब मैं आपको बॉन्डिंग तोड़ के दिखाऊंगा कि ये बॉन्ड टूट के ऐसे बन रहा है, और ये बुक्स में लिखा हुआ है, रेफरेंस बुक में, ये बॉन्ड टूट के ऐसे बन रहा है, आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं। भाई एक्सपेरिमेंट में हमने पाया कि इस चीज को बनाना है। अगर आपको मान लीजिए दिल्ली से सिरसा आना है, और मैं आपको कहूं कि आपको पंजाब से घूम के आना, मतलब पंजाब में तो आपको जाना ही है, हरियाणा में नहीं आना। हरियाणा से सीधा दिल्ली से हरियाणा आ सकते हो, बहादुरगढ़ होकर सीधा, ठीक है, रोहतक बहादुरगढ़, और उधर से हिसार, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा, ऐसा आ सकते हो आप, हांसी हिसार फतेहाबाद सिरसा। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, आपको पंजाब से घूम के आना। तो ये बात पक्की है कि आप कहोगे सर ये तो सीधा दिख रहा है ना, सीधा चले जाओ, क्यों जा रहे हो उधर? भाई इंटरमीडिएट बन रहा, मुझे क्या पता हम क्यों जा रहे हैं, हमें वहां जाना ही पड़ेगा, ऑर्डर मिल चुका है बस। तो यानी आंसर नहीं पता होता कई बार, हम एक्सपेरिमेंट को ही सही मानते हैं। यस, क्लियर है ये बात बेटा सबको? ना देखिए, सभी टीचर्स का अपना अपना स्टाइल होता है, तो टीचर्स कई बार रीजनिंग देने की बजाय सीधा ऑन द स्पॉट आंसर दे देते हैं कि ठीक है बेटा ऐसे कर लो, इसमें ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होना और ऐसा ही होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। उन चीजों को जब टीचर बोलते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, एलीन है आपके पास में, एलीन हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है एलीन की, C3H4 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है एलीन की, C3H4 बना के देखो भाई, एलीन होती क्या, मैं नहीं बनाने वाला अब। C3H4 एलीन, पता है किसी को एलीन क्या होती है? वैसे सुना है नाम, लेकिन याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? डबल बॉन्ड होते हैं लगातार, एलिलीन सुने सर। लगातार डबल बॉन्ड, और ट्रायंगल पे डबल बॉन्ड, लगातार डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। ये लो 3 कार्बन बना दिए, अब तो बना सकते हो। C3H4 बन गया। यस सर। यस सर। तो बताओ फिर इसमें अरे तो सर हाइब्रिडाइजेशन बता दो। क्यूमेलीन हो गया ना। sp2 sp और बीच वाले sp2 कार्बन की sp है अरे सर। दो हैं अलग अलग sp और तरह के sp2। कार्बन, ध्यान से देखो सर बेटा। sp और sp2 सर sp sp2 और और sp। sp2। sp और sp चलो सुनिए, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। अब बताओ किसकी क्या क्या है? पहले और सर, तीसरे पहले के वाले पहले की sp2 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 है, दूसरे की sp2 है। और तीसरे वाले की भी sp2। sp2 sp sp2 sp2, यस क्लियर है? यस सर, सेम sp2 सर। sp और sp2, सर दैट्स इट। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा।
एलीन के बाद में, आसान सा था है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कन्फॉर्मर्स हैं इथेन के, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? कन्फॉर्मर्स ऑफ द इथेन है हमारे पास, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, भाई बता सकता है कोई कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन क्या होते हैं? कौन सा सर मोस्ट एंगल है सर? स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ रुकिए 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 रुकिए, सेवंथ है कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, यानी कि CH3, यहां पर CH3, ठीक है, ये है। अब ये यहां इस बॉन्ड के रोटेट, ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ये वाला जो बॉन्ड है इसके अगेंस्ट ये CH3 ऐसे करके ऐसे रोटेट कर सकता है, पूरा घूम रहा है ऐसे। समझ में आ गया होगा? फ्री रोटेशन होती है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन के अंदर पहली बात आती है बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। यस सर सर false है एंगल सर, चेंज हो false जाते हैं है। बट बॉन्ड लेंथ सेम रहती है। क्या ये सही है False। सिचुएशन? ये वाले बॉन्ड एंगल ये चेंज हो रहे हैं नो सर, एंगल तो सेम है। और बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेगी। ये सिर्फ घूम रहा है ना, डाईहेड्रल एंगल चेंज होता है सिर्फ, डाईहेड्रल एंगल। यस, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओनली डाईहेड्रल एंगल, नॉर्मल वाले एंगल थोड़ा चेंज कर दोगे। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होते भाई। पहला सिचुएशन तो सही नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। दूसरा देखिए जरा, दूसरा पॉइंट, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, दोनों चेंज होते हैं, ये भी गलत है। तीसरा, नहीं सर। बोथ, सुनिए, बोथ बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, तीसरे वाला। ये सही है सर। फोर्थ देखिए, अब बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस, लेंथ चेंज हो जाती है। सर ठीक सही है। तीसरे वाला सही है। यस, क्लियर है? यस Yes, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताने आपको फिनोल के, ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन है भाई। फिनोल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसको मैं लिख देता हूं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, रिमेन सेम। सिर्फ डाईहेड्रल एंगल चेंज होता है इसके अंदर। ठीक है भैया, अब यहां पर आपके पास में फिनोल है, फिनोल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताने कितने होते हैं बताओ? ये रहा फिनोल। 5 सर। 5 होती है। 5 सर। स्ट्रक्चर्स, 5 होते हैं सर। चाहिए। स्ट्रक्चर्स बताइए भाई, 5 सही है क्या? किस किस को लगता है 5 होते हैं? यस सर। 5 से ज्यादा 6 नहीं हो सकते। ठीक है सर, 6 तो फिर से 6 नहीं हो सकते सर, सेम ही बन जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है, सही है भाई, सबका सही है जिन्होंने 5 आंसर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके अंदर डेफिनेट है 5 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बनाने आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। सर नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है एकदम। क्या बेटा? सर ऐसे क्वेश्चन है। अभी देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन है जेई में, तो ये वाला टेस्ट कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है मेरे को। ठीक है सर, मैथ्स में पहले बहुत ज्यादा आसान हो गया। सर अच्छा सर, मैं हमारी मैथ मुश्किल हो जाती है बहुत ज्यादा कई बार। यस सर, मैथ्स अरे में कोई ना कोई तो आसान टेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, सर एओडी आ रहा है ऊपर से, वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। सर नीट में भी ऐसी क्या? नीट के अंदर भी इसी तरह के आएंगे, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, ओके सर। आगे देखते हैं। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ढूंढना। फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड है एक बेंजीन के ऊपर, एक अल्कोहल है और एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक तो फिनोल ही है, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH। एक है अल्कोहल लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर यानी
CH2OH, ठीक है, और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ऑर्थो के ऊपर पैरा पर NO2 ग्रुप है। बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सर लास्ट वाला। बाद वाला सर। देखिए चलो इनका कंपैरिजन ऑर्डर करते हैं। फिनोल जो है, फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, डेफिनेट सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात, अल्कोहल से हमेशा फिनोल एसिडिक होता है और उससे ज्यादा ये एसिडिक होता है। तो अगर मैं इनका ऑर्डर लिखूं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा भाई? 4 सबसे 4 2 1 3। सबसे पहले फोर्थ वाला होगा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सेकंड वाला, फिर उसके बाद फिर थर्ड वाला। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। याद रख लेना, फिनोल जो है वो मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से, ये पक्की बात है, क्योंकि ये लिटमस पेपर का टेस्ट भी देता है। फिनोल लिटमस पेपर टेस्ट भी देता है हमें, इसलिए इससे ज्यादा एसिडिक है। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर दिखाएगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो हाइड्रोजन से जल्दी छीना जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पहले ही छीनने को बैठा है, और ऑक्सीजन को कोई पीछे से बैकएंड से कोई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से जल्दी छीन लेगा। दैट इज व्हाई। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जनरली क्या होता है, जैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ था, इसके अंदर एक ही चीज पूछ ली कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताइए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर भी जमा के देखना है। नहीं जम रहा आपसे ऑर्डर, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, उसको स्टार लगा के छोड़ दो, उस क्वेश्चन को आगे कभी फ्यूचर में करना, उसका ऑर्डर बनाने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट एक आंसर जानना, दैट्स नॉट द गुड थिंग, आपको कंप्लीट पूरा जानना होता है। अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं भाई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? तो देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ ये स्ट्रक्चर है, और सेम एक और बेंजीन इसी के साथ लगी हुई है, ये वाला, और यहां पर है क्लोरीन। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 4। गलत सर 2 होंगे सर। चलिए अब मैं ना बना के दिखाता हूं, ध्यान से देख लेना। आप सारे उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो, इसीलिए कहता होता हूं हमेशा स्ट्रक्चर बना के जरूर देखा करो। देखो भाई, Yes. डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो ये डबल बॉन्ड, ठीक है, बेंजीन रिंग, इसके सारे डबल बॉन्ड मैंने आपको दिखा दिए। अब आप बताइए इनके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होता क्या, पहले तो ये बताओ। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर आपको कोई कार्बन ऐसा दिख रहा है जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट हो? 0। समझ में आ गया? ओके यस क्लियर है? यस तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर है 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। बताओ, दो कॉन्सेप्ट एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है भाई, बताया कोई? जिसके मतलब जिसके आसपास में तो दो सर जिस कार्बन से दो से कार्बन जुड़ा सबके अटैच साथ होते एक एक हैं हाइड्रोजन उसमें लगा जो हुआ है, ये याद रख लेना, हाइड्रोजन लगा सबके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है? यस सर। ये बीच वाले कार्बन के ज्यादा बॉन्ड नहीं बन रहे क्या? गड़बड़ हो रही कुछ? यहाँ पर नहीं लगेगा भाई डबल बॉन्ड, फिर थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। सर सही लगे थे बॉन्ड, वो सही थे? साइड वाले सही थे। यहाँ पर अगर मैं एक बॉन्ड लगा दूं तो इन दोनों कार्बन के तो ज्यादा वैलेंसी नहीं होगी, 2 4 4 हो रही थी ना सर, तो 6 होगी। 4 ही तो है नहीं लगे, तब वो तो दूसरा कार्बन है। ऐसे लगेंगे, ऐसे क्या? ऐसे भी गलत है। 2 इसकी पूरी है, 3 4 सही है, सही है, सही है, ऐसे ही सही है। हाँ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, बस इतना ही है, इधर नहीं लगा सकते डबल बॉन्ड भाई,
दोनों बेंजीन्स नहीं है। सर अब वो बताओ वाला अल्फा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने को हैं? ऊपर शिफ्ट ये वाला कर देते स्ट्रक्चर हैं। है भाई, गलत स्ट्रक्चर था पहले। अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? सर वो वाला डबल सर, बॉन्ड उस वाले बेंजीन में 2 आएंगे ना। यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। यहाँ भी 2 हो गए, ये लो। बस सर 4 ही है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कितने? यस ठीक है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन बताइए अब जरा कितने हैं? 2 सर। कितने? 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? 2 डिग्री कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो क्या इसके साथ एक हाइड्रोजन है? 2 3 और 4, इसके साथ तो नहीं है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, सारे कार्बन 2 डिग्री हैं। और उन सब के साथ जितने भी टोटल हाइड्रोजन है, सबके साथ 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन हैं? 9। सर 9। 9। यस, क्लियर है? 9 सर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर सर। ये स्ट्रक्चर सही मेरे गलत लग रहा है। उसमें उस वाले बेंजीन में 2 डबल बॉन्ड आएंगे ना, आपने एक ही बनाया। अरे बेंजीन नहीं है ये, इसको बेंजीन मत समझो पहली बात, ठीक है? सर मतलब 5 डबल बॉन्ड आएंगे ना पूरे स्ट्रक्चर में, इसमें 4 ही लगेंगे। सर 5 यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आएंगे? मैंने हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर रखी है, जरूरी सर है 5 डबल? उस वाले डबल बॉन्ड को अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दे तो नीचे एक और डबल बॉन्ड आ सकता है ना फिर। आ सकता है, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन मेरी मर्जी मैंने नहीं किया। बिल्कुल प्रोबेबल सर, यही स्ट्रक्चर है। पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा। कम हो जाएंगे अगर बनाएंगे तो हम। हाँ समझ गए प्रणव बेटा? यस सर ठीक है। मैंने दोनों को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बन सकता है, लेकिन मेरी मर्जी, मैंने नहीं बनाया। ठीक है? सर सब जगह आपकी मर्जी चलती है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, देखो क्वेश्चंस तो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं ना। अब आपका दिल कर रहा है चलो वो वाला बना लेते हैं, उससे क्वेश्चन करना चाहोगे? पहले दूसरे क्वेश्चन कर लें फिर करते हैं ना। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर इसी को दोबारा घुमा देंगे। सर ये जो हाँ बेटा, बीच में कार्बन है सर, वो तो 3 डिग्री है ना? बीच वाला कार्बन क्या कोई 3 डिग्री बन रहा है? बताओ कौन सा 3 डिग्री है? ये वाला? यस सर, ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हाँ जो हैं। ये वाला सर, 1 ये डिग्री yes, है, हाइड्रोजन ये वाला। तो है ही सर, दो कार्बन 3 डिग्री है, पर बट उनपे उनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन हमने भी उनकी नहीं है काउंट ही सर। नहीं करी, है ना? उनके पास हाइड्रोजन भी तो नहीं है और हमने वो काउंट भी नहीं करी, इसमें क्या दिक्कत है? यस, क्लियर है बेटा? सर पहले आपने Yes, कहा यस था सर। ना। हाँ मैंने कहा था कि सारे के सारे 2 डिग्री हैं, बिल्कुल मानता हूँ, कहीं गड़बड़ हो सकती है। देखो मैंने बनाया कुछ, फिर मैंने सोचा कुछ, और फिर आपको बताया कुछ, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऑन द स्पॉट अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, बट भावनाएं समझिए आप, मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल सही है। जैसे प्रणव भी बोल रहा है सर 2 डबल बॉन्ड लगाओ ना, तो वो तो मैंने नहीं लगाया है ना। ठीक है, कुछ गलती है तो आप बोल सकते हो, बिल्कुल ये वाले 2 कार्बन है जो 3 डिग्री है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सारे कार्बन 2 डिग्री नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दैट्स इनफ, है ना? यस सर। इसलिए मैंने बोला था मैं 2 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ रहा हूँ, एक अल्फा हाइड्रोजन भी पूछ रहा हूँ और एक 2 डिग्री भी। पहले अल्फा हाइड्रोजन 0 लगा दिया मैंने, वो वैलेंसियां 6 कर रखी थी कार्बन की, है ना? यस ऐसा होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर है भाई? स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं, कैसे बताते हैं भाई स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला? ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस 2 ऑप्टिकल। and ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस हाफ ऑप्टिकल आइसोमर। दोबारा बताना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। हाफ ऑप्टिकल आइसोमर। हाफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नहीं करते, कुछ और करते हैं। रुकिए, सारे स्टीरियो आइसोमर थोड़ा करेंगे। फिनोल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बताने आपको, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 इन के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन के। बताओ भाई कितने होंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? सर 12। 12 होंगे। कैसे? सर क्योंकि 12 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं ना इसमें। सर 6 होंगे ना? यस। नंबर ऑफ Yes, sir, अल्फा हाइड्रोजन 6 पर होंगे। डिपेंड करेगा। 2,3 डाई मिथाइल
ब्यूट टू इन, ब्यूटेन है भाई, 4 कार्बन की चेन है। सेकंड और थर्ड पर मिथाइल ग्रुप लगा है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट ब्यूट टू इन, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इन। सर 12 आएंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन है सर। सर 2 12 CH के नीचे भी आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। यस सर। सर ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेट सी बात है 12 ही इसके क्या बनने वाले हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यस 12 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो 12 ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। यस सर। स्ट्रक्चर इस तरह की चीजें याद रखना भी, जो टोटल जितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतने ही अल्फा हाइड्रोजन्स के बराबर होते हैं वो। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या बचा है इसमें, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हम कर चुके हैं, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, हाउ मेनी, बस ठीक है, इतना ही करवाएंगे हम क्वेश्चन। इसके अलावा चलो अब कुछ मत्था मारते हैं उस क्वेश्चन पर जो हम पहले गड़बड़ करते हैं, ये वाला। यस सर, यही वाला। ये क्या करने वाले थे सर ये इधर वाले। अच्छा, डबल बॉन्ड 2 और घुमा रहे थे। ठीक है ठीक है, अभी डबल बॉन्ड 2 और बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाया जा सकता है जैसा प्रणव कह रहा था, है ना। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दें, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें, ये एक हाइड्रोजन रहेगा, ये एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके अलावा यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रहेगा। फिर इस तरफ डबल बॉन्डेड ऑलरेडी है, ये क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये लग गया हाइड्रोजन, ये लग गया हाइड्रोजन। ठीक है, अभी हर एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। इसमें बताइए भाई अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 0 सर। 0 होंगे इसमें सर। यस सर। इसमें आने वाले हैं 0। ठीक, 0 होने वाले अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला, या क्लोरीन ग्रुप है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन, तो सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस हिसाब से हम इसको अल्फा हाइड्रोजन नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, खैर अब आगे देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन तो ठीक है, जो भी ग्रुप, एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो ग्रुप लगा है, ग्रुप से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसके ऊपर, अब ग्रुप यहाँ हर कार्बन पर ग्रुप लगा हो, तो कौन से वाले को नेक्स्ट मानोगे? क्लोरीन वाला कार्बन जो है उससे नेक्स्ट वाले पर जो हाइड्रोजन, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जा सकता है। तो उस हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 कह सकते हैं, इसको और इसको हम अल्फा हाइड्रोजन मान भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्लोरीन को एज ए ग्रुप लेते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम ये माने कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट कार्बन तो ये वाला है, ये ऑलरेडी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो किसको टारगेट कर रहे हैं, इस हिसाब से इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको देने होते हैं कि टारगेट किसको किया जाता है। तो इसको 2 वो मत समझना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, और क्या था भाई? 2 डिग्री हाइड्रोजन बताइए इसमें कितने हैं? 0 सर। 2 डिग्री हाइड्रोजन 0 है? 7। 0 नहीं है बेटा। देखो ये कार्बन क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन है, कैसे? इसके साथ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और जितने भी आप कार्बन देखोगे ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये कितना है? ये 3 डिग्री है ना? ये वाला भी 3 डिग्री है। बाकी सब अगर आप चेक कर रहे हैं तो सारे के सारे 2 डिग्री में मिलने वाले हैं। ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं। क्या बेटा? सर 7 2 डिग्री हाइड्रोजन। हाँ 7 होंगे टोटल। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसी एक कॉन्सेप्ट के 2 कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। आज इतना ही करने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस कुछ इसी तरह के आने वाले हैं, तो बस अपने कॉन्सेप्ट्स को तैयार कीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आसान है, सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर्स के जितने भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रिवाइज जरूर कर लेना। हमने अलग अलग स्टीरियो सेंटर के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूलाज किए थे, सभी ने वो कर भी रखे होंगे, है ना? सबने किए हुए हैं? देखो 2n स्क्वायर वाले -n और समथिंग n -2 और इस तरह से कुछ गड़बड़ करते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए।
दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू सर। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और किसी